वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस चैप्टर 5, इसके पहले आपने चैप्टर 2 और चैप्टर 4 में डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, ठीक है। अब इस चैप्टर में आकर के एक्चुअल में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पढ़ना है हमें, है ना। लाइक पार्लियामेंट है या प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, है ना। एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, मतलब क्या रोल है गवर्नेंस में, ये किस तरह से कौन कौन से पॉइंट पे क्या क्या रोल प्ले करते हैं, है ना। ये चीज़ समझना है। तो इसको वैसे समझाना थोड़ा मुश्किल है आपके एनसीईआरटी के अगर पैटर्न पे भी देखें हम, है ना, कि भी अलग अलग आप याद कर लोगे। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी में भी एक गवर्नमेंट ऑर्डर है, ठीक है। और वहाँ से कहानी शुरू करते हैं कि क्या हो सकता है ना। उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ समझ जाएंगे, आप बिल्कुल सिर्फ ध्यान से सुनिए, आपको हर एक चीज़ समझ आएगा, ठीक है। आप उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे, है ना, कुछ मैं करा भी दूंगा अभी साथ में। तो देखिए, एक ऑर्डर की बात करते हैं, है ना, ठीक है। देखिए, ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर है ना। दिस इज एन गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। देखिए, इसको एक बार देखते हैं कि क्या है इसमें। गवर्नमेंट ऑर्डर तो लिखा है ना, दिस एन गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। और किस डेट को आया है, तो बहुत पहले 13 अगस्त 1990, ठीक है। 13 अगस्त, शायद आप पैदा भी नहीं हुए होंगे नहीं, चले कोई नहीं। 13 अगस्त 1990 में इसमें क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखना कि साइन किसने किया हुआ है, जो साइनिंग अथॉरिटी, इट इज़ द जॉइंट सेक्रेटरी, इज द जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। एन ऑफिसर, देखिएगा, यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऐसा कुछ नहीं। एन ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ठीक है। यहाँ तक लिखा हमने। ये क्या है, गवर्नमेंट ऑर्डर है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर मेमोरेंडम इसको कहते हैं, है ना। ऐसे सैकड़ों ऑर्डर सर्कुलर हर दिन आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। फिर इसका एग्जांपल क्यों है ये भी समझेंगे, वो आपको तुरंत यहाँ से समझ आता है। अगर आप इसके सब्जेक्ट मैटर पे आओ, सब्जेक्ट देखना क्या है, 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट सर्विसेज। यहाँ से आपको लगा यार ये तो बड़ी चीज़ है कुछ, है ना। आप ये आए थे न्यूज़पेपर में, अलग अलग सोशल साइट्स पे आप देखते रहते हैं, कुछ अलग अलग कैंपेन है अगेंस्ट द रिजर्वेशन, कहीं पे रिजर्वेशन के सपोर्ट में। अभी चुनाव का अगर माहौल है तो और भी आप देखेंगे इधर उधर, है ना। बट यहाँ पे देखिए, ये तब की बात है, 1990 की बात है ना। और वो क्या है, 27% रिजर्वेशन, ठीक है। तो अब ये इतना बड़ा, ये आप देख सकते हो, देख करके लग सकता है कि ये एक पॉलिसी डिसीजन है ना। ये कोई सिंपल ये ऑर्डर नहीं है, ये क्या है, पॉलिसी डिसीजन है जो गवर्नमेंट का है, ठीक है। और वो साइन किसने किया हुआ है, द जॉइंट सेक्रेटरी एन ऑफिसर, ठीक है। तो क्या ये होगा, मतलब इस साहब ने ये सारी पॉलिसी इन्होंने बनाई होगी और इन्होंने इसको ऑर्डर पास कर दिया, ऐसा हुआ होगा? नो। तो हमें ये समझना है कि हुआ क्या, है ना। प्रेसिडेंट का क्या रोल रहा होगा, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल रहा होगा, पार्लियामेंट का क्या रोल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ तक तो समझ आए कि भी क्या है, एक ऑर्डर आया, ठीक है, उसको गवर्नमेंट ऑर्डर कह सकते हैं, है ना, ऑर्डर मेमोरेंडम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो थोड़ी सी जो भी हमने बात की कि प्रेसिडेंट बात की मैंने, है ना, प्राइम मिनिस्टर बात की, कि मैंने इसलिए की कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये पहले की क्लासेस में है ये चीज़ें, है ना। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या और कर सकते हैं। तो अभी देखो, अगर हम लोग देखें तो जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ ताकि अभी यूज़ करने में आसानी हो। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने लिखी हुई होगी, जो आपने पढ़ा होगा, दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि भाई प्रेसिडेंट के लिए आप एक सिंगल लाइन लिखने की कोशिश करें, आप क्या लिखोगे इन वन सेंटेंस, है ना, और लेस देन वन सेंटेंस, आप क्या लिख सकते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, है ना, हेड ऑफ द। आप स्टेट से मेरे ख्याल से कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली की जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे लेक्चर्स आने, तब आपको वहाँ भी समझ आया कि स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, प्रेसिडेंट, सिंपली आप कह सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि
हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, ठीक है, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। सेकंड जो नाम आएगा दैट इज प्राइम मिनिस्टर, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के लिए अब क्या कहेंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कह सकते हैं ना, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, लिख सकते हैं हेड ऑफ द, एक्चुअली मतलब आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर्स, है ना, जो भी गवर्नमेंटल पावर्स होंगे वो यहाँ से आती है, लिख सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, उसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ, दैट इज पार्लियामेंट। अभी डिटेल और भी पढ़ेंगे, मतलब जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पहले से सिर्फ उसको मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दूँ। देयर आर टू कंपोनेंट्स, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ पार्लियामेंट, फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकंड वन इज राज्यसभा, ठीक है, फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकंड वन इज राज्यसभा। और जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ये अबाउट द लोकसभा, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन दीज टू ना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कह सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ majority of लोकसभा मेंबर्स। देखिए अभी बिल्कुल हर एक चीज़ यहाँ पे अभी डिफरेंट इस पूरे सीरीज़ में जो सिलेबस में है क्लास 9-10 के सिलेबस में वो तो करना ही है। अलग से इन्फॉर्मेशन के मैं अलग अलग भी वीडियोस अपलोड करूँ जिसमें डिटेल में पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा की सारी चीज़ें होंगी, है ना, जो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये तो स्ट्रिक्टली 9th क्लास के सिलेबस पे बेस्ड है जो उनके एकेडमिक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो अभी ये 3 चीज़ें मैंने लिखी है ना, जो पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ उसको अभी यूज़ करना था इसलिए मैंने लिखा। तो क्या ये सभी इन्वॉल्व थे उस ऑर्डर में? अभी जो हमने इसके जस्ट पहले एक ऑर्डर दिखाया आपको, है ना, एक गवर्नमेंट ऑर्डर दिखाया अबाउट द रिजर्वेशन 27% रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब साइन किसने किया हुआ था? द जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। फिर मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ये हम सिंपली सोच गेस कर सकते हैं इसको कि ऐसा नहीं हो सकता, इसमें बड़े बड़े लोग होंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ नाम लिया, तो क्या ये सभी इसमें इन्वॉल्व होंगे? लेट अस फाइंड आउट क्या था, है ना। तो देखिए ये जो ऑर्डर था, एक ऑर्डर मेमोरेंडम था, ठीक है, इट वाज द क्यूमिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स थे इसमें, है ना। तो सबसे पहला जो इवेंट जहाँ से ये चीज़ें कह सकते ऑफिशियली, मतलब लॉजिकली कह सकते सिग्निफिकेंट जो एक इवेंट जिसको आप इसके साथ अटैच कर सकते, वो 1979 से शुरू होता है। देखना 1979 और उस ऑर्डर पे जो डेट लिखा था आई थिंक इट वाज 1990, ठीक है। तो देखिएगा 1979 बहुत पहले और जाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं GOI लिख देता हूँ, है ना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड appointed the second backward classes commission। देखना यहाँ पे भी सेकंड, इसके पहले भी एक हो चुका लेकिन वो सिग्निफिकेंट ज़्यादा नहीं लगा, यहाँ से शुरू होती कहानी ना, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, कब? 1979 में। मतलब एक कमीशन बिठाया, किस कहाँ से ये ऑर्डर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली अपॉइंट किया कमीशन, है ना, किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है।
तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कमीशन सेट किया है ना, जो फॉर्म किया है ना, उसमें जो हेड कर रहे थे जिस इंस्टीट्यूशन को, हिज नेम वाज मिस्टर बीपी मंडल। ठीक है, इसलिए इसको मंडल कमीशन भी कहते हैं। जो सेकंड स्टेप आप कह सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट कह सकते हैं इन द मेकिंग ऑफ दैट ऑर्डर, वो जो हमने ऑर्डर शुरू में लिखा था, ठीक है, यहाँ से देखिए, जो सेकंड स्टेप इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है वो लिख सकते हैं 1980 द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट, द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980, इन्होंने सबमिट किया, ठीक है, द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट, ठीक है, लिख सकते। अब इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे, ठीक है, इंक्लूडिंग वो 27% जो आपने उस लेटर में देखा, उस ऑर्डर में देखा, 27% जो रिकमेंडेशंस थे, है ना, वो आ गए। तब क्या किया गया, द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस वेयर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। तो जो थर्ड स्टेप था कि भी इस रिकमेंडेशंस को जो भी रिकमेंड किया इस कमिटी ने, उसको क्या किया गया, पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। इसके लिए अब किन के पास अथॉरिटी थी वो सब समझ आएगा अभी, ठीक है। तब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एक इवेंट शुरू होता है ना, वो 1989, बहुत दूर जा कर के, ठीक है, 1989 में जो देखेंगे, जो लोकसभा इलेक्शन था, है ना, लोकसभा इलेक्शन, इसमें जनता दल सरकार बनी, ठीक है, और जनता दल की सरकार बनी और मिस्टर वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो जनता दल के एजेंडे में था कि भाई अगर हम जीत जाते हैं, है ना, हमारी सरकार आती है, तो डेफिनेटली हम मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को एग्जीक्यूट करवाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेसेस हुए। उसके बाद जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई, ठीक है, देन क्या होता है देखो, तब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट शुरू होता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब से शुरू होता है ना। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन, ठीक है। देन ऑन 6 अगस्त 1919 है, ठीक है, द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस। फिर देखो एक बात आई, यूनियन कैबिनेट, ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी क्या है, इस लेटर के थ्रू, इसके प्रोसेस के थ्रू आपको हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस समझ आएगा। तब मैं जब आपको बताऊंगा ये यूनियन कैबिनेट कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, कैसे हो सकते हैं, तो हर चीज़ में आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। तो मेरा यही इस पूरे लेक्चर में मकसद है कि भी मैं एक प्रॉपर, आप फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, मैथ्स पर लेते हैं क्योंकि डर होता है ना, यहाँ पे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है यार, है ना, आप पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑन 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। यहाँ पे एक फॉर्मल डिसीजन आ गया, ठीक है, फॉर्मल डिसीजन किसने लिया, यूनियन कैबिनेट ने, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया हुआ है, तो ये किसको पता होगा, अभी उस कैबिनेट को पता होगा, ठीक है। उन्होंने अपने मीटिंग में ये एक फॉर्मल डिसीजन लिया भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है, हमें मंडल कमीशन के रिपोर्ट जो उनकी जो रिकमेंडेशंस है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। उसके पहले प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में, जो पार्लियामेंट में एड्रेस कर रहे थे, वो सभी जो न्यूली इलेक्टेड एमपीज थे कि भाई ठीक है, ये गवर्नमेंट जो है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है ना। इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट डे, इट मीन्स कि ऑन 7 अगस्त, on 7th August, Prime Minister VP Singh informed the Parliament about this decision through a statement in both the houses of the Parliament. देखना, 6th को फॉर्मल डिसीजन ले लिया गया कैबिनेट में, देन 7th को क्या होता है, मिस्टर पीएम
मिस्टर वीपी सिंह, वो थ्रू द स्टेटमेंट लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को इन्फॉर्म करती है ना, कि भाई जो गवर्नमेंट है ये जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो अब देखो यहाँ पे कर लिया। अब ये सारे प्रोसेसेस अभी मैं ये सिर्फ लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे तो मैं आगे के अभी टॉपिक्स में हम लोग समझाएंगे कि पार्लियामेंट में अगर ये हुआ देन फिर और क्या चीज़ें हुई होंगी, लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट किया होगा क्या, है ना, फिर ये किस तरह से आया, देन नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ। यहाँ तक समझ आ गया सबको? ठीक है, यहाँ से लिख सकते। अब देखो क्या हुआ होगा। 79 से कहानी शुरू हुई, 89 तक पहुँच गया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया कि चलो ठीक है भाई ये आ रहा है। फाइनली द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब जो कंसर्न डिपार्टमेंट थे जहाँ से इम्प्लीमेंट हो सकता था, ये डिसीजन वहाँ तक भेजा गया। ठीक है, उस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? अब वहाँ पे क्या होता है, जो सीनियर ऑफिसर हैं, जो सीनियर यूजुअली ये आईएएस ऑफिसर होते हैं, है ना, सीनियर जो ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट के, कंसर्न डिपार्टमेंट के, वहाँ पे ये जो ऑर्डर है ये ड्राफ्ट होता है। ठीक है, ऑर्डर की ड्राफ्टिंग होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि फाइनली जो ये ऑर्डर जो आया 36012/3190 गवर्नमेंट ऑर्डर जो है 27% रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, बट इसके बाद क्या हुआ, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री। अब न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, सभी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ से वो बिल्कुल पटे थे, बिल्कुल, है ना। अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, कहीं काउंटर प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें से बहुत कुछ तो वायलेंट भी थे। ठीक है, अब और होना भी था क्योंकि इस डिसीजन ने थाउजेंड्स ऑफ जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसको, उसकी अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं से अफेक्ट किया था। किसी के लिए पॉजिटिव था, किसी के लिए नेगेटिव था, है ना। कोई कह रहे थे नहीं ये अच्छा हुआ कि जो भी एजुकेशनली या फिर सोशली जो बैकवर्ड हैं उनको भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, इससे क्या होगा कि जो ज़्यादा मेरिट वाले लोग हैं वो बाहर रह जाएंगे, है ना। बट ये जो भी डिबेट था, ठीक है, हमें अभी ये समझने की ज़रूरत नहीं कि ये ऑर्डर सही था या गलत था। ठीक है, वो हमारे रेंज में ही नहीं, हमें अभी ये पढ़ना है कि ये प्रोसेस हुआ कैसे, वो कहाँ से जनरेट हुआ, किस पॉइंट पे आया और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व थे, ताकि आपको नेक्स्ट जब आप लोग टॉपिक पढ़ोगे, पार्लियामेंट में सिखाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट सिखाऊंगा, प्रेसिडेंट ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो पार्लियामेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीडिंग्स हैं, है ना, तो वो सब समझ आएगा। लेकिन ये एक मेजर डिबेट था, है ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इसमें बहुत सारा मुश्किल भी था। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस वो फाइल किए गए इन द कोर्ट्स। ठीक है, वो अलग अलग अपील की गई कि भाई जो ऑर्डर है वो इनवैलिड है ना, तो इम्प्लीमेंटेशन को स्टॉप किया जाए। ठीक है, फाइनली जो एक्शन में आती है चीज़, तो नाम से भी पता लगता है, सॉरी, द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आती है ना। और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से क्या होता है, इन्होंने क्या किया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच्ड ऑल दीज केसेस टुगेदर। बहुत सारे केसेस आए थे, है ना, वो कि भाई इसको रोक दीजिए, इनवैलिड है, फलाना है ना, इन सब को इन्होंने एक साथ कंपाइल कर दिया, एक साथ कंपाइल कर दिया। ठीक है, और कंपाइल करने के बाद इसको कह दिया इंदिरा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इंदिरा, सानी एंड अदर्स, मतलब ये एक पार्टी हो गई, एक इनका भी होगा, ठीक है, और भी लोग होंगे, तो सबको मिला दिया, वर्सेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया एक केस बना दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें अलग अलग हियरिंग हुई, है ना, 11 लोगों, 11 जजेस का एक टीम बना, है ना, जो फाइनली मेजॉरिटी, जो 11 लोगों की मेजॉरिटी से फाइनली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया
1992 में 1992 में जजमेंट आया कि भाई दिस ऑर्डर मतलब इसकी बात करेंगे 36012, दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज वैलिड, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ठीक है, वॉज वैलिड। और साथ में एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर, साथ में एक इंस्ट्रक्शन भी दिया कि भाई उसको मॉडिफाई करो, ठीक है। और उसमें कहा कि भाई जो वेल ऑफ लोग हैं जो ठीक कर सकते हैं, इस आपने जो एक मेथड निकाला कि भाई फलाने 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 को ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए, है ना, वो कास्ट पे होगा, है ना, वो कास्ट डिपेंडेंट एक चीज़ होगी। तो भाई उस पर्टिकुलर कास्ट में भी जो अच्छे लोग हैं जो अच्छा कर सकते हैं उसको बाहर करना है, उसको आप इस रिजर्वेशन वाले फैसिलिटी से बाहर रखिए, ठीक है। तो ये साथ में इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इनको बाहर भी रखिए। तो इस मॉडिफिकेशन के साथ फाइनली ये चीज़ें आ गई, है ना। फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इश्यूड द अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन September 8, 1993, फिर से वापस एक ऑर्डर आता है, द डिस्प्यूट दस केम टू एन एंड एंड दिस पॉलिसी हैज़ बीन फॉलोड सिंस दैट, ये पॉलिसी अभी तक चला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने कैसे शुरू हुआ, है ना, एक गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आता है, एक मेमोरेंडम आता है ना, और वहाँ से सारी चीज़ें आती हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, फाइनली सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो अभी जो यहाँ पे कई चीज़ें हमें दिखी होंगी, है ना, कि भाई कौन डिसीज़न लेता है, कौन ऑर्डर पास करता है ना, कहाँ पे फॉर्मल डिसीजन लिया जा सकता है, कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। अगर कुछ इस तरह की मुश्किलें हों, कुछ डिस्प्यूट हो, है ना, कुछ परेशानी हो, तो फाइनली वो कहाँ सॉल्व होता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, पार्लियामेंट अलग से, सुप्रीम कोर्ट अलग से, प्रेसिडेंट अलग से, प्राइम मिनिस्टर अलग से, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपने कुछ सीख लिया होगा इसमें, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे सिखाने जैसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पे था एक इंटरेस्ट जनरेट करो कि भाई प्रोसेस क्या है। हम कहते हैं ना फिजिक्स में तो हम लोग फोर्स पढ़ते हैं, भाई डिस्प्लेसमेंट आता है, एक्सेलरेशन आता है, फिजिकल टू में लिख देते हैं, देन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, नहीं। और हमारे दिमाग में ये है कि यार ठीक है, जो ह्यूमैनिटीज़ के जो चैप्टर्स हैं वो मतलब हिस्ट्री मतलब एक लिटरेचर, देयर इज़ अ डिफरेंस ना, हिस्ट्री लिटरेचर दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे भी अगर हम समझने की कोशिश करें, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है ना, तो इसमें भी इंटरेस्ट आएगा आपका और समझने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब इसमें चलिए देखते हैं कि भाई आपको कितना समझ आए, कि भाई इसमें जैसे एक चेक योर प्रोग्रेस में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप कह सकते हैं कि भी हु डिड व्हाट इन दिस केस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला मैं पॉइंट देता हूं, मेड फॉर्मल अनाउंसमेंट, मेड formal announcement about this decision, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज implemented the decision, आप सोचते जाइएगा, decision by issuing an order, ठीक है। थर्ड इज took the decision to give 27% job reservation, and the final is upheld reservations as valid, ठीक है। अब ये चार अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, है ना। अब ये किसने क्या किया इसमें, अब देखना है। अब सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं, मेड फॉर्मल अनाउंसमेंट अबाउट
दिस डिसीजन। तो आपने देखा होगा जैसे पार्लियामेंट, जनता दल ने कमिटमेंट किया था इलेक्शन के पहले, एक वो वादा, चुन अभी कुछ कार्टून भी आपके इसमें है ना, उसकी भी बात करेंगे। तो चुनाव के पहले फिर कुछ वादे थे, है ना, वादे में ये भी शुमार था इसका कि भाई अगर सत्ता में आते हैं, है ना, पावर में आते हैं, तो क्या करेंगे, मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। बट जो फर्स्ट जो नए पार्लियामेंट में जो प्राइम प्रेसिडेंट का जब वो एड्रेस कर रहे थे, तब वहाँ पे उन्होंने इस इंटेंशन को, गवर्नमेंट के इंटेंशन को उस स्पीच में इंक्लूड किया था। तो आप कह सकते कि फॉर्मली किन्होंने, तो आप कह सकते प्रेसिडेंट। ठीक है। दूसरा, इम्प्लीमेंटेड द डिसीजन बाय इशूइंग एन ऑर्डर। अब ये कौन था, देखिए अब इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसमें ऑफिसर थे जो जॉइंट सेक्रेटरी है ना, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है। देन टुक द डिसीजन टू गिव 27% जॉब रिजर्वेशन। आपने देखा था कि भाई पहले प्रेसिडेंट साहब वो अनाउंस करते हैं, है ना, वो अपने एड्रेस में, देन कैबिनेट ये डिसीजन लेती है, फॉर्मल डिसीजन एक लेती है कि भाई ये देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे आप, कैबिनेट लिख सकते हैं। फाइनली अपहेल्ड रिजर्वेशन एज वैलिड, मतलब वैलिड है नहीं है कहने का कौन हक रखता है, सीधा सुप्रीम बॉस, द सुप्रीम कोर्ट। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आया होगा, है ना। और समझ आने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको सब्जेक्ट में एक इंटरेस्ट दिखा होगा, है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर आपने इंटरेस्ट जनरेट कर लिया, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी फुल अथॉरिटी से कह सकता हूँ, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है। और आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि एक सब्जेक्ट है इसको ख़त्म करना है हमें। जितना टाइम आप फिज़िक्स में लगाते हैं, केमिस्ट्री में लगाते हैं, मैथ्स में लगाते हैं, उतना टाइम मत लगाइए, उसका आधा टाइम लगाइए। बट जितनी शिद्दत उधर लगाते हैं, जितना डर उधर लगाते हैं, उसका थोड़ा तो इधर ज़रूर लगाइए। ठीक है। आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, है ना। और रह गई सिखाने के बाद, समझाने के बाद, मैं अलग अलग लेक्चर्स के हिसाब से मैं ये सारी चीज़ें अपलोड करूँगा इसमें, है ना, जो पॉलिटिक हैं, अब इकोनॉमिक्स का, जोग्राफी, हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें आनी है। ठीक है। तो चलिए, अगर समझ आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक भी करिए, दोस्तों को भी कहिए। ठीक है।